वालेकुम। लेक्चर 93 स्टार्ट करते हैं जी कैप 1 का। होमवर्क में जो क्वेश्चन था उसमें कोई मसला आया? उसमें ये मसला तो नहीं आया कि जनरल फंड जो है वो गिवन था ओपनिंग। इधर देखें जी, पिछले साल की बैलेंस शीट गिवन थी 30 जून 10। इसमें जनरल फंड आ रहा है, ये पिछले साल का क्लोजिंग है और आपने 30 जून 11 की बैलेंस शीट बनानी थी तो उसमें इसको ओपनिंग लिख देना था। यानी जैसे हमने खप खपैया करके जनरल फंड निकाला था ओपनिंग, वैसे नहीं निकलना था। ठीक है, निकला हुआ था। उसके अलावा अगर आपको डिस्पोजल में वैसे मसला है तो शर्म की बात है, लेकिन चलें अगर मसला है डिस्पोजल में तो इंशाल्लाह आज के सवाल में वो हल हो जाएगा। आज के सवाल में डिप्रिसिएशन भी है, डिस्पोजल भी है, एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बनना है, कमीशन अलग बननी है। वैसे आपने बुक वैल्यू के ऊपर इस सवाल में बना लिया है तो इंशाल्लाह वो मसले मसाइल तो हल हो जाएंगे। कोई सही बताएं, कोई मज़े की चीज़। ये एडजस्टमेंट जो है ये मैंने अभी डिस्कस नहीं की हुई कि अगर डोनेशन कैश की बजाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ही दे जाए कोई तो भाई उसकी एंट्री स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डेबिट डोनेशन इनकम क्रेडिट कर देते हैं। ये देख लेंगे इंशाल्लाह, इसको छोड़ दें, इसके अलावा कोई मसला नहीं होना चाहिए था। बाकी आज के सवाल के बाद और चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आएंगी आपको। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 पेज 884 पे हमने करना है। ठीक है जी, गोल्फ क्लब नाम है सवाल का और रिक्वायरमेंट है कैंटीन ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ये कैंटीन शायद ऑपरेट कर रहे हैं ट्रेडिंग एक्टिविटी के तौर पे। बातें नहीं करें प्लीज़ आपस में, आहिस्ता आहिस्ता भी। और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है 31 दिसंबर 12 की। आगे उन्होंने कुछ लिखा हुआ है वो बाद में देख लेना, तो वही हमने काम कर लेना है, बगैर इसके लिखे भी हम वैसे ही करते हैं। अच्छा, अब जैसे ही पता चला कि इनकम एक्सपेंडिचर का सवाल है तो सबसे पहला काम हम क्या किया करते हैं यार, आई लाइक दिस। ऐसे जो बच्चे करते हैं ना सवाल, ऐसे बोर्ड की तरह सफ़े को आधा आधा बांट के छोटा छोटा करके, ज़बरदस्त सारी डबल एंट्री जैसे आमने सामने नजर आ रही होती है। अच्छा चलें छोड़ें, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कुछ बंदे छोटा लिख ही नहीं सकते। हाँ जी, इनकम एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड है गोल्फ क्लब इनकम एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 31 दिसंबर 12, इनकम्स और एक्सपेंसेस। ठीक है जी, उसके बाद सरप्लस डेफिसिट आ जाएगा। बैलेंस शीट फंड्स एंड, यहाँ पे भी ऊपर नाम पूरा लिखना है। मैं तो अभी पिछली क्लास में पछता रहा था कि मैंने ये भी क्यों लिखा, मैं इस फंड्स एंड लायबिलिटीज भी ना लिखता, मैं पहली इजी फंड लिखता, जगह तंग है मेरे पास यहाँ। ठीक है, बहरहाल आपने लिखना है गोल्फ क्लब बैलेंस, जो सवाल में लिखे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना, वही लिखना आप। सवाल ने बैलेंस शीट लिख दिया तो बैलेंस शीट लिख दो। ठीक है, तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 12, फंड्स एंड लायबिलिटीज में फंड्स, ओपनिंग जनरल फंड यार हद होगी यार साकिब, जनरल फंड नहीं है फंड है। अच्छा, प्लस सरप्लस इज इक्वल टू क्लोजिंग जनरल फंड। ठीक है, लायबिलिटीज में नॉन करंट भी होती हैं, करंट भी होती हैं। सवाल में कोई नॉन करंट लायबिलिटी नहीं थी। एसेट्स में नॉन करंट भी होते हैं और करंट भी होते हैं। ठीक है, नहीं अच्छा लगता है ऐसे। ओके जी, तो गुजारा करेंगे आज तंग तंग लिखकर, यहाँ पे कोई 3 एसेट्स में आना है। अच्छा चलें शुरू करते हैं जी सवाल। ये सवाल रिक्वायरमेंट दे दी उसने आज, ट्रेडिंग एक्टिविटी तो रिक्वायरमेंट ही है। ठीक है, उसमें सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल जीपी, उसके बाद कोई एक्सपेंस और आ जाए उसकी जगह छोड़ के हमने तो फिर नेट प्रॉफिट लिखना है। लेकिन आज बच्चों आपने एक शफकत ये करनी है कि नेट प्रॉफिट के नीचे 2 लाइनें छोड़ देनी है। आपने क्या करना है ये देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि फिर आपने वर्किंग कर लेनी है, तो आपने ऐसे नेट प्रॉफिट के नीचे टच करके अगला लेजर बना देना है। ठीक है, तो वो ना कीजिएगा आज काइंडली, जिन्होंने कर लिया है वो आप फिर मैनेज कर लें। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है। उसके आगे फिर जरूरत के हिसाब से वर्किंग है। जरा ये वर्किंग वन यहाँ चली गई है, असल में सवाल के अंदर मैंने लेजर यहाँ बनाया था, फिर मिटा के मैंने वो दूसरी तरफ कर दिया था तो पिछली क्लास में, तो अब वो यहाँ पे ले आया। ठीक है, शुरू करते हैं काम। सबसे पहले सवाल को गो थ्रू करा दूं आपको, क्योंकि सवाल 2 दफा पढ़ के ही आपने फॉर्मेट बनाना होता है। ठीक है, सवाल में अगर गौर करें कुछ चीजें सीखनी है सवाल पढ़ते पढ़ते नहीं। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहली चीज क्या है जी, रिसीट पेमेंट में ओपनिंग बैलेंस 31 दिसंबर 12 का रिसीट पेमेंट है, जिसके अंदर ओपनिंग बैलेंस गिवन है 157.8। ये कहां जाया करता है, इसकी कोई एंट्री नहीं होती। अगर जनरल फंड ओपनिंग ना दिया हो होमवर्क वाले सवाल की तरह से तो हम खुद निकालते हैं तो सारे एसेट्स लायबिलिटीज जो ओपनिंग होते हैं उनको नेट करते हैं। ऐसे ही है ना, ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज, ताकि ओपनिंग जनरल फंड निकल आए। ठीक है, तो ये उसमें यूज होना है। आज इसको साथ ही यूज करना शुरू कर देंगे ताकि ये गड़बड़ ना हो भूलने वाली। ठीक है, उसके बाद सब्सक्रिप्शंस हैं, जाहिर सी बात है रिसीट पेमेंट में तो इनकम की बात ही हो रही होगी, ये पैसे आए हैं। कैंटीन रिसीट्स हैं, ये सेल्स हैं। कैंटीन रिसीट्स सेल्स की बात ही कर रहे हैं। अगर डेटर्स ना हुए, डेटर का बैलेंस ना हुआ तो ये सीधा ट्रेडिंग एक्टिविटी में चली जाएगी सेल्स, और अगर डेटर हुए तो वहां से ले घुमा के ले जाएंगे। ठीक है, फिर ये कैश रिसीव फ्रॉम डेटर होगा और फिर सेल वहां से निकल आएगी बाद में। ओके, अच्छा, फिर गोल्फ कोर्स फीस, ये क्या है,
रिसीट साइड पे पड़ी है इनकम होगी, सादा बात है। गोल्फ स्नूकर क्लब वाले की इनकम क्या होगी? स्नूकर की फीस। तो गोल्फ क्लब की क्या इनकम होगी? जो लोग आके गोल्फ खेलते हैं, आप कोर्स की फीस पे करते हैं, उनकी इनकम है, ये वही है। फिर लिखा हुआ है जी इवेंट रिसीट्स। अब ये इवेंट रिसीट्स बिल्कुल एक इनकम है, इसका ये इवेंट हमने करवाया है, लेकिन ये एक स्पेशल चीज़ है। स्पेशल चीज़ इसलिए कह रहा हूँ, सवालों में अब आगे आया करेगी, आज नई चीज़ सीख रहे हैं ना। स्पेशल चीज़ इसलिए है कि इस इवेंट के रिसीट साइड पर आते हुए पैसे नज़र आ रहे हैं और इस इवेंट के एक्सपेंसेस पेमेंट साइड पे भी अलग से नज़र आ रहे हैं। अब वैसे तो आपके दिल में यही है कि कोई इवेंट कराया, उससे इनकम हुई, वो इनकम में डाल दें, और जो एक्सपेंसेस हुए उनको एक्सपेंसेस में डाल दें। लेकिन यहाँ पे अकाउंटेंट्स ये कहते हैं कि अगर एनपीओ का सवाल कर रहे हैं और रिसीट पेमेंट की डेबिट साइड पे आपको एक इनकम, एक इनफ्लो नज़र आ रहा है और उसी का रिलेटेड आउटफ्लो पेमेंट साइड पे भी नज़र आ रहा है, तो इनको अलग अलग इनकम एक्सपेंस में शो करने की बजाय नेट करो। नेट करके अगर ये इनकम मने पॉजिटिव आए तो इनकम में शो कर दो, और अगर नेगेटिव आए तो एक्सपेंस में शो करो। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। मिसाल के तौर पे हमने कल स्पोर्ट्स क्लब बनाया था, हमने सोचा कोई ऐसा इवेंट कराते हैं जिसपे जो है वो, जिससे थोड़ी सी अर्निंग हो जाए। तो हमने एक क्रिकेट टूर्नामेंट रख दिया, ठीक है। हमने कहा जी आई कैप के सारे स्टूडेंट्स और फर्म्स ये सारी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। हमने एक जो है वो सीए क्रिकेट टूर्नामेंट करवा दिया, ठीक है। अब उसके अंदर इवेंट करवा रहे हैं तो कुछ इनफ्लोज होंगे, एंट्रीज आती हैं, और कुछ आउटफ्लोज होंगे। आप जो है वो इंतजाम कर रहे हैं, ग्राउंड की बुकिंग कराएंगे, लाइटों का बंदोबस्त करेंगे, इनामात का बंदोबस्त करेंगे। अब आप ये इवेंट करवा रहे हैं, अगली बार भी करवाएं या ना करवाएं, ये डिपेंड करता है इस इवेंट में आपको कुछ फायदा हुआ तो। वरना आप बीइंग अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये थोड़ा ही है कि 100 रुपये खर्चा करके सिर्फ 50 रुपये कमाएं और आपको 50 रुपये जेब से दें। कोई इवेंट करा के खुश होना है। इवेंट कराने का मकसद भी यही था कि कुछ पैसे यहाँ से भी जनरेट हो जाए हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये नेट करना मकसद किस लिए होता है कि आपको फेस पे ही नजर आ जाए नेट करके, अगर इनकम है अगली बार भी इवेंट कराएंगे। अगर नेट करके एक्सपेंस आ गया है तो आपको अगली बार ये काम नहीं करना, कुछ और सोचेंगे। बात समझ आई है? ठीक है ना। तो ऐसी रिसीट पेमेंट अकाउंट के अंदर ऐसी आइटम्स जिनका रिसीट साइड पर आना शो हो रहा हो और पेमेंट साइड पर उसका रिलेटेड एक्सपेंस भी शो हो रहा हो, तो हम एनपीओ का सवाल करते हुए इनको नेट करते हैं। नेट में एक्सपेंस आए तो नेट में पॉजिटिव आए तो इनकम्स में, और अगर नेगेटिव आए तो एक्सपेंसेस में शो कर देते हैं, ठीक है। ऐसी ही एक चीज और भी आ रही है आज। इन्होंने कोई कंपटीशन भी करवाया, एक इवेंट कराया इन्होंने और दूसरा एक कंपटीशन करवाया। इस कंपटीशन के एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं तो अगेन नेट कर देंगे। बाहिर भी नजर आ रहा है इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो नेट में इनकम आनी है। लेकिन खुदा ना खास्ता आप इनकम साइड पे लिखना शुरू कर गए पहले, और बाद में लगा वो तो नेगेटिव होगा, तो यार एक लाइन लगा कर नीचे लिख देना काट के, इसमें कोई मसला नहीं है। जिंदगी को आसान रखें, परेशान ना हुआ करें कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, एक लाइन लगेगी और नीचे आ जाएगा और क्या होगा, ठीक है। अच्छा चले, हम पढ़ रहे थे इधर गोल्फ कोर्स फी के बाद इवेंट रिसीट है, कंपटीशन फीस है, समझ आ गई है। ये नई चीज है। कोर्स इक्विपमेंट सोल्ड डिस्पोजल, ये आपके होमवर्क वाले सवाल में था, हो जाना चाहिए था उसूली तौर पे। तो शर्म की बात है अगर आगे 16 की एडजस्टमेंट नहीं हो रही। खैर उसूल वही है, डिस्पोजल नजर आ जाए सवाल में, जैसे कैश फ्लो में आता था, फॉरन डिस्पोजल अकाउंट ओपन कर लेंगे और ये कैश है, ये वहां पे जाके लिख लेंगे। फिर सवाल से कोई उसकी बुक वैल्यू या कॉस्ट निकलेगी, गेन लॉस निकल आएगा, वो फिर बाद में एंड में बैलेंस होता रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिस्पोजल का पता लगा। पेमेंट साइड पे आए, कैंटीन पेमेंट्स हैं, हम तो इसको पेमेंट टू क्रेडिटर्स ही लेते हैं। यही उसूल बनाया था कल, मैंने कहा था हमेशा या तो यहां लिख देता क्रेडिटर्स, फिर तो टेंशन ही कोई नहीं थी। उसके अलावा परचेजेस लिख दे, पेमेंट फॉर परचेजेस लिख दे, पेमेंट फॉर कैंटीन परचेजेस लिख दे, पेमेंट टू कैंटीन वाला लिख दे, कुछ भी लिख दे, ठीक है। उसको हमने पेमेंट टू क्रेडिटर्स लेना। रिसीट पेमेंट है, बेसिकली मैंने उसूल लिखवाया था बैंक की पेमेंट साइड के ऊपर, ठीक है। तो रिसीट पेमेंट तो वैसे ही इकट्ठा होता है, तो रिसीट पेमेंट की अगर क्रेडिट साइड के ऊपर, पेमेंट साइड के ऊपर आपको पेमेंट टू फॉर परचेजेस नजर आए तो उसको पेमेंट टू क्रेडिटर्स ही लेना है, यही कहा था हमने, ओके। फिर वेजेस एंड सैलरीज क्लब हाउस की हैं, इनकम एक्सपेंडिचर में जाएंगी। वेजेस एंड सैलरीज कैंटीन की हैं तो ये ट्रेडिंग एक्टिविटी में जाएंगी। सिंपल, क्लब हाउस की वेजेस इनकम एक्सपेंडिचर में और ट्रेडिंग एक्टिविटी की अलग से दी हुई है तो ट्रेडिंग एक्टिविटी में। फिर इंश्योरेंस है, इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीफोन है, एक्सपेंसेस है जी, एक्सपेंसेस है, पेमेंट साइड पे आ रहे हैं। लेकिन अगर इनकी कोई एडजस्टमेंट होगी तो लेजर से होकर जाएंगे, वरना डायरेक्ट चले जाएंगे। फिर वही इवेंट एक्सपेंस आ गया, सन्ड्री, छोटे मोटे एक्सपेंस, छोटे मोटे, चलो अब छोटे मोटे लिख लेते हैं, छोटे, मैं ब्रैकेट लगाने का था वही सी बन गया, छोटे मोटे, ठीक है, एक्सपेंसेस, ओके। फिर बैलेंस है क्लोजिंग, ये क्लोजिंग कहाँ जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा। तो जब रिसीट पेमेंट को हम पोस्ट करना शुरू करेंगे ना, तो उसी वक्त इसका कुछ भी नहीं छोड़ना, इसका ओपनिंग जाके जनरल फंड के आगे ब्रैकेट में लिख लेंगे। चाहे ब्रैकेट में पूरा नहीं आना सामान, बाद में वर्किंग करनी पड़े, पर वहां पे पड़ा हुआ ये है कि भूलने नहीं देगा हम। फिर सारे डेबिट सारे क्रेडिट्स लिखेंगे और एंड पे कैश एंड बैंक बैलेंस शीट में लिख कर ही हम इसको साइड पे रखेंगे, वरना इसमें जो है फिर वो रह जाती है, क्योंकि वो आपके सोल्यूशन के अंदर लेजर नहीं बना होता। क्योंकि हमने ये भी उसूल कल बनाया था कि अगर रिसीट पेमेंट इसी तरह मिल जाए कि ओपनिंग डेबिट्स क्रेडिट्स क्लोजिंग बने हो, तो पागल थोड़ी ही इतना बड़ा लेजर फिर बनाएंगे, इसी को यूज कर लेंगे, जागते रहना, ओके। ये तो हो गया रिसीट पेमेंट। उसके बाद
जिन जिन वाला पॉइंट आ गया, जिन जिन, लेकिन जिन जिन वाला पॉइंट आज 2 पॉइंट्स में बिखरा हुआ है, ठीक है। पहले जिन जिन में कुछ है, अकाउंट्स हैं, कैंटीन ट्रेड पेबल है, कैंटीन इन्वेंट्री है, सब्सक्रिप्शन है, टेलीफोन ड्यू पेबल, कंपटीशन एक्सपेंस ड्यू पेबल, एक्सपेंस कंपटीशन वाला लेजर से होके जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिक्स एसेट्स के लिए अलग जिन दिया है, जिन जिन नहीं दिया, सिर्फ जिन दे दिया है, मतलब ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग हम निकालेंगे। मैंने हमेशा असूल ये लिखवाया था आपको, जब ये जिन जिन वाला असूल लिखा था, मैंने कहा था जिन जिन का ओपनिंग या क्लोजिंग हो, जाके देख लो लिखा होगा। कभी मैंने ये नहीं कहा था जिन जिन का ओपनिंग और क्लोजिंग हो, यानी दोनों होने जरूरी नहीं है। ओपनिंग हो क्लोजिंग हो बनेगा, ओपनिंग हो क्लोजिंग ना हो बनेगा, ओपनिंग ना हो क्लोजिंग हो बनेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने लिखवाया था लफ्ज ओपनिंग या क्लोजिंग, ठीक है। बाहर लेजर ओपन हो जाएंगे इसके भी, ठीक है। ये अलग से कॉस्ट गिवन है, अलग से क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन गिवन है, आगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन कॉस्ट, रेट लाइन के ऊपर रेट्स भी गिवन है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट 3 और पॉइंट 4 जो है पॉइंट 3 और पॉइंट 4 में भी फिक्स एसेट से रिलेटेड डिटेल्स हैं। पॉइंट 3 में कहता है वैल्यू ऑफ क्लब हाउस एंड कोर्स कंप्राइजेस ऑफ फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग्स इन रेशियो ऑफ 60-40। ये क्यों बता रहा है? लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता, तो जो टोटल क्लब हाउस की कॉस्ट है उसका 40% लेंगे, उसको डेप्रिशिएट करेंगे, 60% तो लैंड का पोर्शन है। फिर अगले पॉइंट में कहता है कोर्स इक्विपमेंट जो 55 का खरीदा था वो बिका है, डिस्पोजल की एडजस्टमेंट यहाँ पे आ रही है, ठीक है। फिर आगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर कवर्स पीरियड, एक्रूवल की एडजस्टमेंट आई पड़ी है, ठीक है। तो फिक्स एसेट पे 22 दिन लगाने पर जो उस वक्त दुखी हो रहे थे, कहते थे सिलेबस लगता है खत्म नहीं कराना, लगता है रिजल्ट तक किसी को खींचना है, लगता है ये बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, वो आप इधर देख लें, सिवाय ईपीएस के कोई टॉपिक इससे पाक नहीं रहा, ये चल रहा है साथ साथ। तो अब तो दिल करता होगा और ज्यादा टाइम लगा लेते, लेकिन जितना जरूरत था उतना लगा लिया था हमने, ठीक है ना। ऐसे ही इंश्योरेंस एक्रूवल प्रीपेमेंट हमारे सिलेबस में नहीं था, आप सिलेबस आउटलाइन देख लें, आईके की किताब देख लें, कहीं पे आपको एक्रूवल प्रीपेमेंट सिलेबस में नजर नहीं आ रहा, लेकिन हमने उस पर 2.5-3 दिन लगा दिए थे, उसको भी देख लें आप, वो भी साथ साथ चल रहा है, एक्रूवल की एडजस्टमेंट आई पड़ी है, ठीक है। इनकम भी थी, एक्सपेंस भी आ गया। फिर ये एक अजीब सी एडजस्टमेंट है, इसको बिल्कुल एंड पे जाकर करेंगे। कैंटीन के मैनेजर को एक बोनस मिलना है जो कैंटीन के प्रॉफिट का 20% है, आगे नहीं देखना फिलहाल, ठीक है ना। तो पूरा कैंटीन का प्रॉफिट निकलेगा तो अगला काम होगा, वो तो एंड पे जाके बैलेंसिंग होती है, कॉस्ट ऑफ सेल निकलती है, वो सब कुछ करके फिर प्रॉफिट निकलता है। तो सारा सवाल कर लेंगे तो एंड पे फिर ये एडजस्टमेंट जाके करेंगे, ठीक है। और लास्ट में एनआरवी ओपनिंग इन्वेंटरी कह रहा है जी 55.2 है। 1000 में सवाल करेंगे। सवाल को शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिन जिन से शुरू करें। तो जिन जिन पे आते हैं, जिन 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 कैंटीन ट्रेड पेबल, वर्किंग वन मेरी जरा इधर है माजरत। तो क्रेडिटर्स, ये क्रेडिटर्स का अकाउंट है भाई, जरा माजरत के साथ, जरा जगह तंग है, बोर्ड की वो साइड 2 दिन इस्तेमाल नहीं कर सक रहे हम। क्रेडिटर्स कैंटीन ओपनिंग बताएं 71,000 में बताना है, क्लोजिंग 55.2, ठीक है। डेसिमल बताना है क्योंकि सवाल ना पीछे होल फिगर में हुआ है, ये पर्चे में ऐसा नहीं करना, पर्चे में राउंड कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे अगर सवाल रुपीस में हुआ हो तो फिर मैं इसलिए पॉइंट्स में राउंड नहीं करवाता, ताकि आप जब ऐसे करके देखें तो आपके हाँ बस पॉइंट्स में हमने 1000 में किया, सवाल बिल्कुल एग्जैक्ट सही है, कोई गड़बड़ नहीं है, इसलिए मैं इस तरह से कर देता हूँ, पर्चे में राउंडिंग कर लेना। लेकिन एक एहतियात वैसे बताई हुई है, अगर लेट से मिलियन में सवाल कर रहे हो और फिगर्स चल रही हैं 10, 9, 8 मिलियन इस तरह, तो फिर डेसिमल के बाद एक डिजिट जरूर यूज करना, वरना खतरा क्या था, 0.4, 0.3 को 0 करना पड़ेगा राउंड डाउन करके, ठीक है ना। ओके चलें शुरू करते हैं जी आगे काम। कैंटीन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कैंटीन, इन्वेंट्री कैंटीन एसेट है, ब्रॉट डाउन 60, कैरी डाउन 39.5। नेक्स्ट जी आगे बढ़ते हैं। डेटर्स कहां से आए? हाँ ये भी एक तरह के डेटर्स हैं, लेकिन डेटर्स हम कहते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटी वाले रिसीवेबल्स को, इसको तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ही कहेंगे, होता वैसा ही है, रिसीवेबल कैश ही है, लेकिन इसको डेटर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, इसको सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का लफ्ज ही इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, ठीक है ना। ओके जी, क्योंकि वो डेटर क्रेडिटर का लफ्ज जरा ना ट्रेडिंग के साथ मखसूस किया होता है अकाउंटेंट्स ने, गुड्स का खरीदना बेचना, वो अगर उधार पे है तो डेटर क्रेडिटर, ठीक है जी, वरना इसको भी आप पेएबल कह दो, फिर मतलब आप कहोगे ये पेएबल नहीं कह सकते क्योंकि तो सर्विसेज देनी है, तो इसलिए इसको सब्सक्रिप्शन इन एरियर और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस यही रखते हैं, ठीक है। बस जहन में हो गया ये लायबिलिटी और एसेट है। ओके जी, सब्सक्रिप्शन का लेजर बना लेते हैं, करप्शन नहीं करप्शन, ये इनकम है जी, इनकम, ओके आपके लिए सिर्फ लिखा ये इनकम जी। सब्सक्रिप्शन इन एरियर है यानी रिसीवेबल, और फिर एडवांस है यानी पेएबल लायबिलिटी। तो एरियर बताओ 15.8 ओपनिंग, 27.6 क्लोजिंग, फिर 5.2 एडवांस, 55.2 और क्लोजिंग 35.5। नेक्स्ट टेलीफोन ड्यू, अब ये एक्सपेंस था, ड्यू मतलब पेएबल, तो यहाँ छोटे छोटे 2 लेजर मैंने बनाए थे, टेलीफोन एक्सपेंस आपके लिए लिखा, ड्यू है यानी पेएबल है, ओपनिंग
3.9 क्लोजिंग 5.9, ये 5.9 लिखा हुआ एंड वालों, लिख के दूँ दोबारा 5.9, चलो वैसे उन्ना की है फिर। उसके बाद कंपटीशन एक्सपेंस पेएबल, मैं बताता हूँ 1 मिनट में लिख लूँ। कंपटीशन एक्सपेंस पहले पेएबल मुझे लिखवा दो 3.2। अच्छा अब भाई आप कह रहे हो इसको नेट करना है, नेट किसे करना है? एक्सपेंस को करना है ना, ये तो पेएबल है, ये तो पेएबल है, इसको इनकम में से नेट करना है ना, तो एक्सपेंस तो निकालो। यानी कि अगर इवेंट एक्सपेंस है तो उसका लेजर नहीं है, वो सीधा जाके नेट हो जाएगा। लेकिन अगर कंपटीशन एक्सपेंस आएगा तो वो पेमेंट पहले इधर आएगी, यहां से फिर एक्सपेंस निकल कर जाएगा और जाके नेट होगा, ये फर्क है। ठीक है, तब दिखाना यार, ये रहने दे, इधर से उठाते हैं, शायद ये चलने वाले थे। अच्छा नेक्स्ट जी, खत्म, जिन खत्म। अब जिन बड़े बड़े जिन जी, CH एंड C, F एंड F, CE, मैं तो यही लिखूंगा ना, जाहिर सी बात है। ठीक है, ये 3 एसेट्स हैं, कॉस्ट अलग है, एक्यूमुलेटेड ऑप्शन अलग है, हम भी अलग बना लेते हैं। ठीक है, तो जी चलो जी, नंबर 6, वर्किंग नंबर 6, CH एंड C, ओपनिंग कॉस्ट है, ये ओपनिंग है। अच्छा ओपनिंग है या क्लोजिंग है? ये तो देखो, फिक्स एसेट्स बैलेंस एट 1 जनवरी 12, ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग हम खुद निकालेंगे आज। ठीक है जी, बताएं। 3156, इसमें कोई मूवमेंट नहीं, इसमें मैंने तंग सी जगह बना दी, बस यहाँ क्लोजिंग आ जाना है, इसका कुछ नहीं होना, ये ऐसे ही आपके तसल्ली के लिए बनाया, पर्चे में ना भी बनाया था जी। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन CH एंड C की, ये ब्रॉट डाउन, ठीक है जी। बच्चों क्लोजिंग गिवन नहीं है तो क्या हुआ, ओपनिंग तो गिवन है, लेजर बनाएं, क्लोजिंग इंशाल्लाह निकल आएगा, बाकी डाटा ऐसे गिवन होगा कि बाकी चीजें निकल आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स एंड फैमिली। अच्छा F एंड F, ये कॉस्ट, असल में ना ये कॉस्ट अलग रखते हैं, बुक वैल्यू पे ना बनाओ, अलग अलग बना लो, वैसे बना सकते हैं जी। 552, ये 552 लिखने की कोशिश की थी मैंने, नाकाम हो गई जी। 552 क्लोजिंग का पता नहीं है। अब इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जी, ओपनिंग 166, ठीक है जी। उसके बाद कोर्स इक्विपमेंट, इसकी कॉस्ट ओपनिंग 1262 और इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। अच्छा इसमें ना, इसमें डिस्पोजल भी है, इसलिए इसकी जरा थोड़ी सी जगह मैंने ज्यादा रखी है। ठीक है, ओपनिंग 542। लो जी, 0.1 और 0.2 हो भी गए। ठीक है, ये तो आप लोगों ने साथ साथ किया होता है, ठीक है ना, साथ साथ लेजर ओपन करते आए, ये साथ साथ काम हो चुका है। ओके, अब अगला काम साथ साथ नहीं करेंगे, आपको पता है। अगला काम मैं पहले करूंगा, फिर मैं आपको 2 मिनट दूंगा। ठीक है, वो अगला काम क्या है? वो अगला काम है रिसीट पेमेंट की सारी पोस्टिंग। ठीक है, तो सबसे पहले रिसीट पेमेंट में क्या नजर आ रहा है जी? ओपनिंग बैलेंस। इसकी कोई एंट्री तो नहीं होती, लेकिन सवाल पढ़ लिया, कहीं पे ओपनिंग जनरल फंड गिवन नहीं था। चाहे बाद में मैं वर्किंग में भी कर लूं, जगह ना बने, लेकिन इसको यहां जरूर लिख दूंगा, फिर वर्किंग बनेगी तो यहां से उठा के वहां चला तो जाएगा ना, मिस तो नहीं होगा। क्योंकि ये बच्चे 95% बच्चे ये ओपनिंग जनरल फंड निकालते भूल जाते हैं, क्योंकि ये लेजर हम बनाते नहीं है, क्वेश्चन पेपर पे पड़ा होता है। ठीक है, तो 157.8 तो इधर लिखो ना, बात की बाद में देखते हैं फिर। ठीक है, ये ओपनिंग लिखा है, डबल एंट्री नहीं की, ये सिर्फ ओपनिंग लिख दिया, ताकि जब ओपनिंग जनरल फंड निकालने लगेंगे तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करेंगे तो ये ओपनिंग आया पड़ा होगा, फिर एसेट्स की ओपनिंग ऐड होते जाएंगे, लायबिलिटीज की ओपनिंग लेस होते जाएंगे और ओपनिंग जनरल फंड पे हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट जी, सब्सक्रिप्शन रिसीट साइड पे है, डबल एंट्री, रिसीट पेमेंट डेबिट, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट क्रेडिट, कितने से? 654.9। कैश एंड बैंक लिखो, रिसीट एंड पेमेंट लिखो, आपकी मर्जी है। रिसीट पेमेंट लिख लो यार आज, ये लो, कल कैश एंड बैंक लिखा था, लो आप कहते हो जी ऊपर रिसीट एंड पेमेंट लिखा हुआ है, आप यहाँ कैश एंड बैंक, बात तो एक ही है वैसे, लेकिन चलो आपके लिए सर जी। उसके बाद कैंटीन रिसीट्स, डबल एंट्री, रिसीट पेमेंट डेबिट, सेल्स क्रेडिट, कितने से? 0.4। डायरेक्ट आगे, क्योंकि डेटर का लेजर नहीं था, खुदा ना खासा आगे एडजस्टमेंट में आ जाता है कुछ तो कोई बात नहीं, यहां से काट देंगे और सही वाला लिख लेंगे, मसला क्या है? ये कॉन्फिडेंस जरूर लाओ दिल के अंदर, तरतीब से चल रहे हैं, कोई बाद में बात आ जाती है, कोई मसला नहीं, उसको क्रॉस कर दो, सही एक लाइन गंद नहीं मारना, उसको सफा हस्ती से नहीं मिटाना, एक सादा लाइन जिसमें वो नजर भी आए पहले क्या लिखा हुआ था, कोई मसला नहीं, सादा साफ सुथरी लाइन लगाओ और ऊपर दोबारा लिख दो। ठीक है, इसके नंबर नहीं कटते। नेक्स्ट, गोल्फ कोर्स फी, इनकम है, कोई लेजर नहीं है, बारोबार गोल्फ कोर्स फी, गोल्फ कोर्स फी
284 पॉजिटिव। नेक्स्ट इवेंट रिसीट्स है और कंपटीशन फीस है, इन दोनों को ब्रैकेट में लिख लेंगे इनकम साइड पर। नजर आ गया बाहिर के एक्सपेंस कम है। अच्छा खुदा ना खास्ता एडजस्टमेंट बाद में जो पड़ी है उस होने से कोई एक अगर नेगेटिव हो जाएगा तो जहां पॉजिटिव साइड पे लिखा होगा वहां से काट के नेगेटिव साइड पे ले आना, वो भी कोई मसला नहीं है। फिलहाल तो इनको फेस पर लिखने की बजाय ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ये इनकम है, इसका रिलेटेड एक्सपेंस जब पोस्ट होगा तो उसको माइनस करके लिख लेंगे। ठीक है चलो, तो 86.8 है और 46.6 है इवेंट और कंपटीशन। ऐसे ही है इवेंट और कंपटीशन मैंने इधर लिख लिए, लेकिन लिखना इनको ब्रैकेट में है क्योंकि अभी इनका रिलेटेड एक्सपेंस हमने माइनस करना है। ठीक है, तो रिसीट पेमेंट डेबिट इवेंट इनकम क्रेडिट 86.8 से, फिर रिसीट पेमेंट डेबिट कंपटीशन इनकम क्रेडिट 46.6 से। अब इनके रिलेटेड एक्सपेंसेस यहां माइनस होंगे और यहां पे नेट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी बेटा, हाँ जी, लेकिन हम इसको ऐसे ही करते हैं। किसने सवाल पूछा, ये वजह बताई है, उस वक्त आप शायद 7 वालों से बात कर रहे थे, वजह ये बताई थी कि अगर इसको नेट करने से आंसर पॉजिटिव आता है तो अगली बार भी ये काम करेंगे। इतना कुछ होता है तो फिर फेस के ऊपर नजर आना चाहिए इसको। अगर नेट करने से नेगेटिव आएगा तो हम कहेंगे नहीं जी नहीं, ये काम सही नहीं किया हमने, इसमें तो उल्टा नुकसान हुआ है, अगली बार ये ना करें। इसलिए ये ऐसे ही करना है हमने तो। ठीक है, समझ आइए, लॉजिक समझ आइए जी। नेक्स्ट कोर्स इक्विपमेंट सोल्ड। अब इसकी जगह कोई नहीं बची थी तो ये मैंने यहां पर बनाया था डिस्पोजल। ये कौन से नंबर पे पहुंच गए हैं, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11, तो वो 12 नंबर ठीक बना होगा इसका मतलब। ठीक है जी, तो रिसीट पेमेंट डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट कितने से 19.8 से। ऐसे ही करते थे ना, लो ठीक हो गया। ये सब चीजें डेबिट वाली टिक हो गई। अब क्रेडिट की तरफ चलते हैं, कुछ साथ साथ नोट कर रहे हैं, मान नहीं रहे बात। 213 क्रेडिटर को पेमेंट है, एंट्री बोलो क्रेडिटर डेबिट 213 से क्रेडिटर डेबिट रिसीट पेमेंट क्रेडिट। ठीक है, कितना आसान काम है ना ये सबसे आसान टॉपिक है कि नहीं है। अब देख लो पास पेपर एडजस्टमेंट में रोज 1-2 बढ़ाऊंगा, मसला कोई नहीं होना इसमें। नहीं है ये आसान बेटा, अभी तक आसान नहीं लगा, ये मुश्किल लगा तो फिर एंजन करनी कर लो। अच्छा वो हाँ जी ऐसे नहीं होता, उधर से हाँ जी कर रहे होते हैं, उधर से ऐसे कर रहे होते हैं, उस्ताद कंफ्यूज ही रहता है, पता नहीं अब ये हाँ है कि ना है जी। वेजेस एंड सैलरीज डायरेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर में, वेजेस एंड सैलरीज ट्रेडिंग अकाउंट में। चलो वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंसेस में आए, यहां पे आकर लिखा वेजेस एंड सैलरीज क्लब हाउस की कितनी है 284, महज एक हसीन इत्तेफाक। अच्छा ये सैलरीज डेबिट रिसीट पेमेंट क्रेडिट। दूसरी सैलरीज किसकी हैं यार, साकिब को बुलाएं, कोई 2 मार्कर जरा मुझे ताज़ा दम कर दें, बहुत खजल कर रहे हैं ये जी। कैंटीन के खर्चे यहाँ पर जी, वेजेस एंड सैलरीज कैंटीन 78.9, रिसीट पेमेंट ये एक मिनट जी, एक्सपेंस डेबिट रिसीट पेमेंट क्रेडिट। अब बोले क्वेश्चन। ये बाद में देखेंगे। ठीक है, ये दोनों आ सकते हैं या नहीं, दोनों आते हैं वैसे। ठीक है, अच्छा जी, वो आप पिछली अटेम्प्ट उठा के देखें, उससे पिछली अटेम्प्ट उठा के देखें, आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन ये बहस बाद की है। जब मैंने सब कुछ करवाया है तो आपने सब कुछ करके जाना है, क्योंकि आपने जो छोड़ा इंशाल्लाह वो जरूर आएगा, इंशाल्लाह जरूर आएगा वो जो आप छोड़। तो आप छोड़ें क्यों, मैंने कुछ छोड़ा है पढ़ाते हुए, तो आप छोड़ें क्यों, जो छोड़ेंगे वो इंशाल्लाह जरूर आएगा। अब जरूर करके जाना, सब कुछ करके जाओ, पास हो जाएगा। नहीं, अब जो बच्चों ने नहीं पढ़ा मैं उनकी बात भी नहीं कर रहा, मैं तो अपने बच्चों की बात कर रहा हूं। जब मैंने सारा पढ़ाया तो सारा पढ़ के जाना जी। बेटा बोलो। अच्छा जी, नेक्स्ट कोर्स रिपेयर्स, ये खर्चा है, रिपेयर एक्सपेंस, कोर्स रिपेयर। कोर्स फिर भी ऐसे ही है, दूसरा चेक करते हैं। कोर्स रिपेयर एक्सपेंस जी बोलें पॉइंट लो भाई, कोर्स बात खामोश हो जाएं, कैरिड वे हो रहे हैं ऐसे काम का। एक्सपेंस डेबिट, फजूल सवाल इररिलेवेंट, क्लास के बाद आके कर लेना। एक्सपेंस डेबिट रिसीट पेमेंट क्रेडिट, बाद में एंड पे सवाल पूरा नहीं होना, फिर आप लोगों ने कहना हाय अल्लाह समझ ही कोई नहीं आई। इंश्योरेंस के साथ एक एडजस्टमेंट थी, वो कह रहा था कोई एक्रूवल की एडजस्टमेंट करनी, को प्री पेमेंट निकालनी, इसको लेजर में ले जाओ, फिर बाद में देखते हैं एडजस्टमेंट क्या है। तो 72 की एंट्री
इंश्योरेंस के अकाउंट के अंदर करेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और रिसीट पेमेंट क्रेडिट। ठीक है, डन। नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन। ये दोनों एक्सपेंसेस में से एक का लेजर है, दूसरे का नहीं है। जिसका लेजर नहीं है वो सीधा बारोबार इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इधर आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी, अब ये मुफ्त के नंबर है, सवाल करते जा रहे हैं, तो इसमें कौन सा ऐसा मसला है कि जो आपको टफ लग रहा है? ये मुफ्त के नंबर, शुक्र करो सवाल इतना लंबा है कि इसमें ऐसे मुफ्त के नंबर है। ठीक है, 4 फिगर्स मुश्किल से निकालने वाली देकर सवाल नहीं करवाया हुआ, बल्कि 14-15 फिगर्स लिख दी हैं, जिसमें से 10 आप लिख लेंगे, आसान जी। 47.3 पॉजिटिव चीजें सोचा करें। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट और रिसीट पेमेंट क्रेडिट। दूसरा है टेलीफोन एक्सपेंस, टेलीफोन का टेलीफोन नहीं है, टेलीफोन है जी। रिसीट पेमेंट ये कितना है? 19.7 से टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट रिसीट एंड पेमेंट क्रेडिट। ठीक है जी। उसके बाद इवेंट एक्सपेंस है, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो ये डायरेक्ट जाएगा। ठीक है, इवेंट। अच्छा, अब वैसे असूली तौर पे एक्सपेंस है, बनता क्या था, है कितना वैसे? 47 पॉइंट, ये देखें, एक्सपेंस डेबिट और रिसीट पेमेंट क्रेडिट होना बनता था, लेकिन हमने कहा नहीं, ये वो आइटम है जिससे रिलेटेड इनकम, रिलेटेड एक्सपेंस, रिसीट पेमेंट साइड पे नजर आ रहे हैं दोनों तरफ, इनको नेट करना है, तो यहां पे नहीं लिखना। ये एक्सपेंस बढ़ाने की बजाय यहां पे इनकम को कम करना। ठीक है, अब एंट्री वही पड़ रही है, एक्सपेंस डेबिट। वो एक्सपेंस डेबिट करने की बजाय हम इनकम डेबिट कर रहे हैं। ठीक है ना, एक्सपेंस बढ़ाने की बजाय इनकम कम कर रहे हैं। ठीक है, तो 47.3 से मैं बोलूंगा वैसे ही एक्सपेंस डेबिट और रिसीट पेमेंट क्रेडिट। अब यहां पे एंड पे फिर एंड पे बैलेंसिंग कर लेना फिर। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट छोटे मोटे डेबिट और रिसीट, पेट्रोल ही लगा है, छोटे मोटे डेबिट, सन्ड्री एक्सपेंस डेबिट कितना है जी? 15 और रिसीट पेमेंट क्रेडिट। और लास्ट है जी कंपटीशन एक्सपेंस। अब ये भी उसी तरह से चला जाता, रिसीट पेमेंट में और इनकम में नेट हो जाता, लेकिन इसका लेजर मौजूद है, एडजस्टमेंट है, तो वहां से लेकर एक्सपेंस को जाएंगे। ठीक है, तो इसकी एंट्री होगी कंपटीशन एक्सपेंस कितना है? 12। कंपटीशन एक्सपेंस डेबिट रिसीट पेमेंट क्रेडिट। और लास्ट में रह गया क्लोजिंग, इसको भी नहीं छोड़ना, ये यहीं पड़ा रह जाएगा। घर आ जाओगे फिर याद आएगा, ओए लेजर बनाया नहीं था, क्लोजिंग बैलेंस, तभी तो बैलेंस शीट नहीं टैली हो रही थी, मुफ्त का एक नंबर मिस कर दिया, तो अभी जाके लिख लेंगे हम तो। ठीक है, भूल लेना। तो करंट एसेट्स में कैश एंड बैंक जी, कैश एंड बैंक कितना है जी? चलो 2 मिनट है आपके पास, जल्दी से ये काम कर लो। लो जी, चेकिंग होगी और हाइब्रिड से शुरू होगी कि कौन कौन सवाल कर रहा था अभी तक और डबल एंट्री कर रहा है या नहीं। आपकी तरफ वापस आऊंगा। हाइब्रिड में बहुत सारे रजिस्टर अब खुल रहे हैं, बहुत सारी किताबें अब खुल रही हैं, बॉल पॉइंट्स बाहर आ रहे हैं। पहले बॉयज पे हमला हो रहा है, यहां पे ज्यादा मुजरिम पड़े हैं। सर आए, आपको दिखाऊं मैं बच्चे पढ़ते कैसे नहीं है। आए सर, आए सर, आए। बदतमीजो, ना हंजारो, क्यों नहीं कर रहे थे सवाल? जब मैंने कहा उस वक्त शुरू किया। इसको उठाओ इसको। भाईजान सोने आए, खड़े हो जाए। थोड़ी तबीयत मैं सेट कर दूंगा तुम्हारी तबीयत, वाकई तबीयत खराब है, पानी पिलाऊं? सवाल करो फिर। हाँ, तुमने भी अभी शुरू किया। इधर आओ तुम। गुड, ये चीज तुमने साथ साथ किया है, बात तो तुमने भी नहीं मानी है। हाँ भाई, क्या बेशर्मी है ये, समझ रहे थे आप क्या कर रहे हैं? आप लेट हो गए या फिर लेट गए हैं? घर से करके आए हैं? नहीं, साथ साथ किया है। आपको नहीं समझना था? कोई बच्चा ऐसा नहीं हाइब्रिड में बैठा हुआ जो मेरी बात मान के चल रहा था। कोई एक है तो बता दो। 2-3 है? अच्छा 4-5 है? जल्दी करो यार। वैसे बड़ा अफसोस हुआ यार, आप लोग जो है वो धोखाधड़ी के इल्जाम में जो है ना गिरफ्तार कर लिए जाने चाहिए। तुम तो हो ही रोज वाले ना, रोज तस्वीर खींच के ले जाते हो, घर जाके डबल टाइम लगाते हो। जो क्लास की एक्टिविटी है क्लास में किया करो। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, आपको क्या पता कि क्या होती है। वैसे अफसोस हुआ है आज आके।
वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा रास्ता बना के रखें, चेकिंग हो रही है। कितने ही रजिस्टर्स आज पहली बार खुले क्लास में? इधर हालात बेहतर है, कुछ शर्म हया बाकी है अभी। जी बेटा, इवेंट रिसीट और इवेंट पेमेंट को नेट करना है। नेट करके फिर नेगेटिव में लिखना है, नेगेटिव आए तो एक्सपेंसिव में, ताकि अगली बार ये डिसाइड कर सके या ना करें। अगर नेट में पॉजिटिव आया तो अगली बार और अच्छे तरीके से करेंगे और इन लोगों को फायदा हुआ था। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ ऐसे आइटम पे लगाना है जिसकी जो स्पेसिफिकली उसी नाम से रिसीट साइड पे भी नजर आ रहा हो, उसी नाम से पेमेंट साइड पे भी नजर आ रहा हो। ठीक है, हाँ जी, अभी सवाल शुरू हुआ है ना, अभी सवाल शुरू हुआ है ना। लेजेस कहाँ है? अच्छा ठीक है। क्या? हाँ पिक्चर लेके सर, आप एक मुलाजिम हल कर रहा होता है, 3-4 मुलाजिम कैलकुलेशन कर ले होते हैं, हम तो सिर्फ यहाँ पे इंजॉय करने आते हैं। कहाँ है रजिस्टर? जल्दी बताएं, काम हो रहा था साथ साथ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओ भाई तुम लोग भी कुछ कर रहे हो? हमसायों को सुन सुन के खुश हो रहे थे। अभी तक कितने बच्चों ने डबल एंट्रीज कर ली? बस 2, 4, 10। बहुत अफसोस हुआ, दुख हुआ। हाइब्रिड 1 में जाके बॉयज दिल तोड़ दिया आप लोगों ने मेरा आज। पूरी क्लास हाइब्रिड बॉयज में सिर्फ 4-5 बच्चे थे जो इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक चल रहे थे। बाकी कोई 5, 7, 10 ऐसे थे जिन्होंने साथ साथ नोट किया कि कहता है तो कहता है, बाद में 10 साथ वाले से गप नहीं लगानी जब उसने टाइम देना है तो। और कुछ ऐसे थे जो कर ही नहीं रहे थे कुछ। ऑनलाइन वाले तो वैसे ही, पता है आपको, पॉज करते हैं, पिक्चर लेते हैं, फिर थोड़ी देर सोते हैं, चाय शाय पीते हैं, फिर वापस आते हैं। ये याद ही नहीं रहता कि चल क्या रहा था। शर्म करो यार कुछ। ओके जी, बस हो गया होगा आपको। कितने बच्चे रहते हैं अभी? जल्दी करें, 1 मिनट है भाई, 1 मिनट बाद में बात शुरू कर दूंगा आगे। 1 मिनट हो गया, मार्कर आगे। ये चीज, ये इतने खतरनाक ना हो कि ऐसे। चलें जी, आगे चलें। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ क्लब हाउस कंप्राइज ऑफ लैंड 60, बिल्डिंग 40। ये लिखा हुआ है। इक्विपमेंट में डिस्पोजल है ना, तो क्लब हाउस और फिक्सचर एंड फिटिंग, इसकी डेफिनेशन तो निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है, कोई वर्किंग ओपन करने की भी जरूरत नहीं है। अगर क्लब हाउस 3156 की कॉस्ट रखता है, इसमें से 40% बिल्डिंग है, तो वो निकालेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड है, 5% लगाएंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकल आएगा। उसकी डबल एंट्री पास करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ऐसे ही आसान टॉपिक है ये। तो डेप्रिसिएशन, सुभान अल्लाह, डेप्रिसिएशन कितना है टोटल कॉस्ट? 3156। ये देखे सारे बच्चे, 3156 तो टोटल कॉस्ट है। इसमें से डेप्रिशिएबल है 40%। ठीक है, उसके ऊपर हम लगा देंगे जो भी आंसर आएगा 5%। जी अब बताओ आंसर। 63.12 की डबल एंट्री है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितना जी? 63.12। अभी तो देखो, यहां पे वर्किंग शो करने की कोई जरूरत नहीं है, कर आए हैं एग्जामिनर को किसी एक जगह वर्किंग शो करनी थी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही फिक्सचर्स हैं, ये तो सारे का सारे डेप्रिशिएट होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। रेट स्ट्रेट लाइन मेथड वाला, कॉस्ट वाला है, कॉस्ट भी रेट लगेगा। अच्छा, अगर बुक वैल्यू भी लगना होता तो दोनों को नेट कर लेते, ओपनिंग बुक वैल्यू भी निकल आती, उस पर भी रेट लग जाता, मसला क्या है? कोई मसला नहीं। ठीक है जी, तो 552 55.2 आता है, 10% है। बहरहाल वर्किंग तो शो करनी है। तो डेप्रिसिएशन मुझे लिखना चाहिए था साथ ऐसे। ये क्या है जी? फर्नीचर एंड फिक्सचर। ऊपर वाला किसका था जी? यहां पे लिख देता हूं, क्लब हाउस एंड कोर्स, लिख दिया मैंने। ठीक है जी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 552 का 10% जी 55.2 की एंट्री होगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक हो गया? और
कोर्स इक्विपमेंट में डिस्पोजल भी है, तो एडजस्टमेंट 1 तो हो गई है, 2 भी हो गई है, 3 भी हो गई है, इसको भी कुछ हो गया, अच्छा हो गया, सही। नंबर 4, कोर्स इक्विपमेंट कॉस्टिंग 55 वॉज डिस्पोज ड्यूरिंग द ईयर फॉर 19,800, यही ऊपर नजर आया था हमें 19,800। द इक्विपमेंट हैड बीन परचेज्ड ऑन यकम जनवरी 2008। आगे कहता है नो डेप्शन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ सेल। चलो ये तो अच्छा हो गया, उसने लिख दिया है, ना भी लिखता तो हमने चार्ज नहीं थी करनी। वजह बताओ, सवाल में डेट ऑफ सेल गिवन नहीं है तो अज्यूम करते साल का पहला दिन है, हमने वैसे भी यही करना था, उसने बता भी दिया, ठीक है। अच्छा, और अगर डेट देते तो डेट तक फिर खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, रेट वेट सब कुछ गिवन है, ठीक है। तो स्टेप 1, एसेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जाने वाले एसेट की कॉस्ट से, तो डिस्पोजल में 55 फेंक दो, यहां से निकालकर 55 यहां से हुआ क्रेडिट और डिस्पोजल में हो गया डेबिट, कोर्स इक्विपमेंट से आ गई कॉस्ट, ठीक है जी। स्टेप 2, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल निकालना है, तो 1 साल की डेप्रिसिएशन निकालोगे, बोलो निकालोगे, कितनी है कॉस्ट जाने वाले मरहूम एसेट की 55, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था 10%, ये तो आ गई 1 साल की डेप्रिसिएशन। अब लाइफ निकालते हैं, तो वो कह रहा है कि हमने इसे खरीदा था यकम जनवरी 2008 पे, 31 दिसंबर 20% है, सॉरी जी 20%, सुनने वाली बात थी, मैंने इसको भी चुप करा दिया जी, 20% जी। यकम जनवरी 8 पे खरीदा था, तो 31 दिसंबर 8, 31 दिसंबर 9, 31 दिसंबर 10 और 31 दिसंबर 11, 12 में कोई डेप्रिसिएशन नहीं लेनी, ठीक है। तो ये 4 साल आ गए और 44। लेकिन ये अलग से वर्किंग ओपन करें, ये अंग्रेजियां लिखें, इसकी बजाय बेहतर क्या है, इसको पुर कराएं, ठीक है। और यही वर्किंग छोटी सी यहां पर शो कर दें जहां पे हमने इसको फेंकना होता है डिस्पोजल में। तो यहां पे हम क्या कह रहे हैं जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करें जाने वाले एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से। अब वही वर्किंग यहां शो कर दो, सिंपल, क्यों ऐसे अलग वर्किंग बनाते हो, टाइम सेविंग, ठीक है। तो 55 कॉस्ट है, 20% रेट है, ये 1 साल की डेप्रिसिएशन आई इंटू 4 ईयर्स, 44 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट हो गया क्रेडिट 44 से, ठीक है। बस वहां पर शो कर दी एक बार, तो यहां पे दोबारा वर्किंग शो करने की जरूरत नहीं है, यहां से गेन लॉस निकल आएगा एंड पे जब बैलेंस करेंगे तो, ठीक है। अब रह क्या गया, इनकी तो डेप्शन वगैरह भी निकल आई, ठीक है, इसकी डेप्रिसिएशन निकलना रह गई है बस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब चूंकि इसमें डिस्पोजल है तो लेंथी वाला काम कर लेते हैं जी। ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, कुछ याद है, आइए 16 पे वक्त बहुत लग रहा है। ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग, अभी तक जान नहीं छोड़ी, ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग, सिलेबस खत्म हो गया, ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, ओपनिंग स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल उठाएंगे 1262 और कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल को उसमें से माइनस करके रेट लगा देंगे, ठीक है, सिंपल। तो 1262 माइनस 55 इंटू 20%, आंसर इज 0.4। कहीं पर राउंड तो नहीं ना कराया, अच्छा बस ठीक है, कोई एडिशन नहीं है और डिस्पोजल है, पर डिस्पोजल इज बट डेप्रिसिएशन नॉट इज, डिस्पोजल इज बट डेप्रिसिएशन नॉट इज, डिस्पोजल तो है पर डेप्रिसिएशन नहीं है, नॉट इज नहीं है, क्यों, क्योंकि साल का पहला, वैसे उसने कह दिया था कोई डेप्रिसिएशन हमने चार्ज नहीं की, साल का पहला दिन होगा, अज्यूम कर लिया हमने, ठीक है। तो इसका मतलब इसको भी पूरा कराओ यार, हद हो गई, इतनी बात जबानी समझ आ जाए बच्चे में तो ये वर्किंग क्यों करें। ये इसलिए कर देता हूं कि जिसको याद ना रहे वो बेसिक पे वापस आए, बेसिक पे वापस आएगा, थोड़ा टाइम 1-1.5 मिनट लग जाएगा लेकिन काम हो जाएगा। बट जिसको डायरेक्टली पता लग रहा है पर्चे में क्यों टाइम जाया करे, उसको नजर आ रहा है कि एडिशन कोई है नहीं, डिस्पोजल एक ही है जिसकी कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, तो डेप्रिसिएशन सिर्फ निकलनी है, ओपनिंग पे सारी कॉस्ट में से माइनस कर दो उस डिस्पोजल की कॉस्ट और रेट लगा दो। तो वो काम जो वर्किंग 14 में किया छोड़ो, यहीं पे करते हैं डेप्रिसिएशन किसका जी, कोर्स इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन है। अभी देखो सबसे पहले 1262 यही है ना, ये कॉस्ट ऑफ ऑल है, माइनस 55 ये कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है, इनटू रेट, लो वही फिगर यहां पर एक ब्रैकेट में निकल आई। क्यों इतनी अंग्रेजियां लिखें जा जाकर, चुप कर जाओ, वो कह रहा है चुप कर जाओ, शर्म करो कुछ तुम जी। 241.4 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो गया डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया क्रेडिट 241.4, ठीक है। अब एंड में जब आना है हमने क्लोजिंग 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 ले जाएंगे, बैलेंस शीट में बुक वैल्यू बना लेंगे, इतनी सी बात है, पर एंड पे ही करेंगे, ठीक है, ओके। ओह
माय गॉड, ओफ, अगला सवाल होमवर्क में है आज। टफ सवाल है, मुझे खुद कराना पड़ेगा, फिर भी होमवर्क में दे दिया। अपना लेवल चेक करो, परेशान करना है ना आपको। ऐसे खुश खुश चेहरे मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। मतलब वैसे आपकी तरफ थोड़ा सा हार्ड टास्क दिया जाता है, फिर आप खप के आते हो, आपका उस टॉपिक में लेवल बढ़ता है। एक ये है, मैंने सवाल करा दिया, अब ये आप घर पे करोगे तो क्या वैल्यू एडिशन है, तो क्लास में बातें वैसे ही याद हो जाती हैं। करते हैं आप दोबारा, भाई बंदा बिठाओ जरा गर्ल्स हाइब्रिड में। अच्छा जी, कहां चले गए थे, वापस आओ जी बच्चों, प्यारे बच्चों। 4 तक एडजस्टमेंट हमने खदेड़ के रख दी। एडजस्टमेंट 5 के लिए आपके पास पूरा 1 मिनट है, इससे ज्यादा नहीं है। इंश्योरेंस का लेजर ओपन हो चुका हुआ है, आपने उसको क्लोज करना है, हरी अप, क्योंकि इसके बाद सिर्फ बोनस है और एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री है। यानी इंश्योरेंस का जो था वो अभी तक आपको बता दिया, और वो है रिसीट पेमेंट में नजर आने वाली पेमेंट। अब ये एडजस्टमेंट है, पूरा 1 मिनट है, जल्दी करें। लेजर ओपन हुआ है ना, कंप्लीट करो, शाबाश। पिछली क्लास में सवाल बैलेंस नहीं किया एंड पे, जल्दी कर लें। अब आपके पास क्योंकि चीज़ें लिखी हुई मिल जाती हैं तो वो 5 मिनट मिल जाएंगे। 5 तो नहीं, खैर 2-3 मिनट चाहिए होते हैं टोटल करने के। वो इंशाल्लाह मैंने रिकॉर्डिंग भी कट करवानी है, 4 मिनट की वीडियो अपलोड कराएंगे। 10 मिनट जितने भी बन गए एंड वाले, जल्दी करें। गर्ल्स हाइब्रिड से जो बंदा बैठा हुआ है एक बार आके मुझे बता दे ऑल इज ओके। चलो यार, 1 मिनट से 2 मिनट हो गए हैं, बस कर दो, बस कर दो। अब किसने बच्चे ऐसे इन्होंने कंप्लीट कर लिया ऐसे, अब बाकी सब इधर देखेंगे प्लीज। बहुत हुआ। द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर, हम गए इधर, ये ड्यूरिंग द ईयर का रिसीट पेमेंट था। इसमें हमें ये 72 की फिगर नजर आई और हमने कहा अच्छा इसके बारे में बात कर रहा है जो पेड ड्यूरिंग द ईयर है। ओके, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर यानी 72,000 कवर्स द पीरियड 1 अक्टूबर 12 हमारे साल में से शुरू हो रहा है टू 30 सितंबर 13। अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 72 है ये तो 12 महीने का है। ठीक है, ये तो 12 महीने का है, जिसमें से 3 महीने हमारे साल में फॉल करते हैं, ये तो एक्सपेंस बन जाएंगे, और 9 महीने क्लोजिंग में प्रीपेड आएंगे टिल 30 सितंबर अगला साल। तो क्लोजिंग प्रीपेड निकालना है। उसने कहा है कि ये 72 12 महीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने यहां पे आकर लिखा क्लोजिंग प्रीपेड। प्रीपेड निकलेगा कैसे जी, 72 12 महीनों का खर्चा है, डिवाइड बाय 12 इंटू हमने 9 महीने को एसेट बनाना है 54। ठीक है जी। अब अगर एडजस्टमेंट यहां पे खत्म हो जाती तो बस ये लेजर खत्म था, यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर नहीं, ओपनिंग था कोई नहीं, कैश भी आ गया, क्लोजिंग भी आ गया, एक्सपेंस की फिगर बैलेंसिंग निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा ना हुआ, आज ऐसा ना हुआ। ये एडजस्टमेंट हमने कभी भी इस तरह की नहीं की हुई। तो एक्रूअल की एडजस्टमेंट में भी ओपनिंग, मैं कहता था ना ओपनिंग जब होगा सवाल खुद बताएगा, वरना अज्यूम किया करो कुछ नहीं है। ऐसे ही है ना, आज देखो ओपनिंग के बारे में क्या बता रहा है, कैसे बता रहा है, क्यों बता रहा है। हालांकि ये कह रहा था मैं नहीं बताऊंगा। द प्रीमियम फॉर द प्रीवियस ईयर, प्रीमियम फॉर द प्रीवियस ईयर, ये भी पूरे पिछले साल का है 48। महंगाई होगी ना भाई, उन्होंने प्रीमियम बढ़ा दिया, ये तो बढ़ता ही रहता है हर साल, वो इंक्रीमेंट आता है। ठीक है, तो प्रीमियम प्रीवियस ईयर का 48 था। अब इन द एब्सेंस ऑफ अदर इंफॉर्मेशन पिछले साल का प्रीमियम 48 था, तो ये तो सेम ही बात हो गई, यानी कि पिछले साल भी ऐसे ही 48 पे हुआ होगा, जैसे यहां पर 78 पे हुआ, 72 सॉरी पे हुआ, ये आगे तक गया, ऐसे ही पिछले साल 48 पे हुआ है। वो ये कह रहा है पिछले साल का प्रीमियम फॉर द ईयर, प्रीमियम कितना है 48। अब पिछले साल में भी 3 महीने इसके एक्सपेंस में गए होंगे, एडवांस नहीं बेटा, और बाकी के 9 महीने जो हैं वो प्रीपेड बने होंगे, जो इस साल एक्सपेंस बन गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सवाल में ओपनिंग प्रीपेड की भी कैलकुलेशन बताई गई थी। ओपनिंग प्रीपेड कैसे निकलेगा, 48 है 12 पूरे साल का उसने बोला था, इंटू 9 बोले जी 36। ठीक है जी, तो अब लेजर कंप्लीट हो गया। अब एंड पे जब इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर कहां चली जाएगी, प्रॉफिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ठीक है,
ओ बैलेंसिंग फिगर, ये तो करंट एसेट में जाएगा ही क्लोजिंग, ठीक है। चलो जी, ये एडजस्टमेंट किसी ने नोट करनी हो तो एंड में फिर पिक्चर का टाइम ना मिला तो मुझे ना कहना, मैंने आगे दिखा दिया था। ओके जी, उसके बाद मैंने आपको कहा कैंटीन मैनेजर को तो बोनस तब मिलना है जब कैंटीन का प्रॉफिट निकलना है। कैंटीन का प्रॉफिट निकलेगा जब सारा सवाल खत्म होगा, इसलिए इस एडजस्टमेंट को फिलहाल पेंडिंग कर दो। और नंबर 7 के बारे में बताओ कि क्या कहता है। कहता है जी ओपनिंग स्टॉक की जो एनआरवी है वो 55.2 है, जबकि हमने जो इन्वेंट्री लिखी हुई है ओपनिंग स्टॉक की वो कितनी लिखी हुई है और इन्वेंट्री वैल्यू होती है लोअर ऑफ कॉस्ट। और तो बस इसको काट के यहाँ पे 50, मैं ब्लैक से लिख दूँ, ठीक है, 55.2 ऐसे ही करना है पर्चे में, 55.2 लिख दूँ, ठीक हो गया जी। एनआरवी लॉस खुद ब खुद चार्ज हो जाता है बेटा जब स्टॉक को छेड़ देते हो आप। आपको पता है स्टॉक ओपनिंग हो चाहे क्लोजिंग हो, जब उसको हिट करते हैं तो सीधा असर कॉस्ट ऑफ सेल पे जाता है और फिर प्रॉफिट पे जाता है। तो ये ना सोचना एनआरवी लॉस की एंट्री तो की ही नहीं, जब आपने स्टॉक को बदल दिया है तो कॉस्ट ऑफ सेल तो बैलेंसिंग नहीं निकालनी। अगर पहले यहाँ 60 था तो कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा निकलनी थी, यहाँ पे फिगर कम हो गई तो बैलेंसिंग फिगर कॉस्ट ऑफ सेल कम निकलेगी, यानी इसी अमाउंट से कम निकलेगी, मतलब सॉरी बढ़ जाएगी, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल को आपने लॉस चार्ज कर दिया है। इससे यहां से कम किया तो ये बढ़ जाएगी ना, ऑपोजिट साइड है, सॉरी, ठीक है। ये यहां पर कम हुआ, मिसाल के तौर पे सिर्फ यहीं पर बैलेंसिंग निकालो, अगर 60 और 39 का बैलेंसिंग निकालो, वैसे थोड़ी देर के लिए 60 और 39.5 बैलेंसिंग क्या निकलता है, वैसे ही मैंने कुछ नहीं डाला, कितना है जी 20.5, लेकिन आपने 60 को काट कर किया 55, अब बताओ, हाँ ये कम किया, कॉस्ट ऑफ सेल कम होती नजर आ रही है। पूरी कहानी नहीं है, पूरी कहानी तब आएगी जब यहां परचेजेस भी आ जाएंगी, लेकिन कम ही होना बनता है क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता था तो प्रॉफिट बढ़ता था, क्योंकि बीच में जो कॉस्ट ऑफ सेल थी वो कम होती थी। फिर मैंने कहा था ओपनिंग का इंपैक्ट ऑपोजिट होता है, अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होना है। उसकी वजह यह है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस होने वाली चीज है, ये कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाता है। तो जैसे ही हमने ओपनिंग को कम किया यहां पे फिगर बैलेंसिंग कम आई, तो वो क्लोजिंग पे तो सोचते नहीं है। तो बाहर ये बात सिर्फ इसलिए बताइए कि आपके ज़हन में ये आए हमने लॉस चार्ज नहीं किया। मैंने कहा स्टॉक को छेड़ने, अब देखो ना सोच से परेशान हो रहे हो, ओपनिंग जो आ गया, स्टॉक को छेड़ना है उसका सीधा इंपैक्ट किस पे पड़ना है, कॉस्ट ऑफ सेल पे। अगर लॉस बढ़ना है, कॉस्ट ऑफ सेल ने बढ़ना है तो वो खुद ब खुद बढ़ जाएगा, कम होना है तो खुद ब खुद कम हो जाएगा। आप इस मुसीबत में पड़े तो फिर ऐसे ही परेशान होंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमने कॉस्ट ऑफ सेल यहां पे बैलेंसिंग निकालना है। तो क्लोजिंग स्टॉक में एडजस्टमेंट है तो उसको सही कर दोगे, ओपनिंग में एडजस्टमेंट है तो उसको सही कर दोगे, जो इंपैक्ट प्रॉफिट पे या कॉस्ट ऑफ सेल पे पड़ना है वो इंपैक्ट ऑटोमेटिकली पड़ जाएगा, लंबी सोचने की जरूरत नहीं, ठीक है। ओके चलें जी, ये एडजस्टमेंट तो इतनी सी थी, बस पूरा करेंगे ना, यहाँ परचेज आएगा, यहाँ बैलेंसिंग फिर आएगा तब जाके, ठीक है। चलो जी, अब सवाल में सिर्फ बोनस रह गया है, सर्फ एक्सेल तो सारा हो गया। अब बोनस तो सिर्फ तब आएगा जब सारा सवाल हो जाएगा। तो अब 1 बाय 1 सवाल को बैलेंस करना शुरू करते हैं ताकि एंड हो, यहाँ प्रॉफिट निकले मुआ और फिर उसमें से बोनस माइनस करके सवाल खत्म कर दे, ठीक है। तो बैलेंस पिछली क्लास में नहीं करवाया, हो सकता है आपकी क्लास में भी, क्योंकि मैंने वो बोनस वाली एडजस्टमेंट समझाने आराम से समझाइए, ठीक है ना। बैलेंसिंग क्या है उसका टोटल करो, यहाँ बैंक को टोटल करो। अब ये काम भी आपसे ना हो तो फिर अच्छा जी, ओ एक मिनट, ब्लू मार्कर तो निकालने दें, बैलेंसिंग करनी है हमने। इन्वेंट्री के पास आया, इसने कहा जी अभी हम माजरत खां हैं कि हमारे पास आपकी मतलूबा फिगर मयसर नहीं है। आगे बढ़े, सब्सक्रिप्शन ने कहा बिस्मिल्लाह, यहां पर इनकम आएगी। अब मैं वो पूरा नहीं लिख रहा, सब्सक्रिप्शन इनकम एक्सपेंडिचर, आपको पता ही है इनकम ने कहां जाना है, इनकम एक्सपेंडिचर में, ठीक है। और ये कौन सी इनकम है, सब्सक्रिप्शन इनकम है, बोलो 686 पॉइंट, इतनी तंग जगह पे गलत नहीं लिखवाना प्लीज जी, 690 मार देना है मैंने इधर। बेटा ऐसा करें एक बार जरा फैसला, आप लोग चुप कर दें जरा थोड़ी देर के लिए, नहीं चुप कर दें जरा, बताओ यार 2-4 ऐसे सही वाला आंसर, आप गुस्सा आएगा जी। 686 पॉइंट, शुक्र है। ये बैलेंसिंग फिगर कहां जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। यहां पे आके हमने लिखा सब्सक्रिप्शन इनकम, वर्किंग नंबर 3, 686, वैसे मुझे याद हो गया इतनी बार आपने बोला, 0.4 पॉजिटिव। नेक्स्ट, ओ साथ साथ बुका दो इसको, साथ साथ कुछ रह ना जाए। तो ये लेजर पूरा हो गया ना। अब ये क्लोजिंग एडवांस है लायबिलिटी, और ये क्लोजिंग रिसीवेबल है, एरियर है, एसेट, ठीक है। तो लायबिलिटीज में हेलमेट सही करने दो, सब्सक्रिप्शन बाउंसर ना लग जाए, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। बेटा ये सब्सक्रिप्शन इन एडवांस जो है ये आपने नहीं निकाली, कल के सवाल में
निकालेंगे शायद हम खुद, ठीक है, तो ये निकालना ही पड़ सकता है। बहरहाल अभी तो गिवन था जी, बोलो 35.5, लेकिन देखो ना अब ये मुफ्त के नंबर है। नेक्स्ट ये हो गया, ये क्या है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर, जो लफ्ज वहां लिखे हुए थे वही लिख लो जा, कोई मसला नहीं है इधर। सब्सक्रिप्शन इन एरियर, ये एसेट होता है 27.6, ठीक है जी। अब ये लेजर मुकम्मल टिक हो गया, ठीक है जी। आगे बढ़े, टेलीफोन एक्सपेंस, इसमें हमें एक्सपेंस मिला, कौन सा, टेलीफोन एक्सपेंस। बैलेंसिंग कहां जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर, सारी बातें अब मैं नहीं लिख रहा, बस इनकम एक्सपेंस लिख रहा हूं, ओके। अच्छा, पता है आपको 21.7 का ये एक्सपेंस चला जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, टेलीफोन एक्सपेंस। वर्किंग नंबर कौन सी में निकाला है, 4 में, 21.7। और क्लोजिंग में लायबिलिटी है, तो ये क्लोजिंग पेएबल ये चला जाएगा बैलेंस शीट में, टेलीफोन एक्सपेंस पेएबल, टेलीफोन एक्सपेंस पेएबल जी 5.9। एडवांस, टेलीफोन एक्सपेंस एडवांस, किसने बोला एडवांस, एडवांस नहीं है जी। कंपटीशन एक्सपेंस में निकला है 13.3, ये 13.3 जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, लेकिन इसका रिलेटेड इनकम ऊपर पड़ा, उससे नेट करना है, वहां पे माइनस कर देंगे, और ये क्लोजिंग चला जाएगा लायबिलिटीज में। तो कंपटीशन एक्सपेंस अब आके निकला भाई इधर, ओ भाई तुम देखो, समझ आ गई, अब दोनों को फंसता यहां पे था जी, माइनस 13.3, साथ छोटा सा लिख दिया हमने, ये कहां से आया है, वर्किंग 5 से, ठीक है जी। वो बाद में कर लेना ना, पहले कौन सा टोटल किया हुआ। अच्छा जी, नेक्स्ट, अच्छा लिख लिया आपने, अपने पास तो लिख लिया ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, हाँ लायबिलिटी भी लिख लो, कंपटीशन एक्सपेंस पेएबल, कॉम्पिटिशन एक्सपेंस पेएबल जी 3.9, मुफ्त के नंबर नहीं माफ करने, ठीक है। नेक्स्ट क्रेडिटर्स 197. अब हम इतने बड़े हो गए हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेंट्री लिखेंगे, हाँ जी। अब हम यहाँ पे परचेजेज लिख के कार्ड की इन्वेंट्री नहीं लिख रहे, ओके जी। ये चला जाएगा इन्वेंट्री के लेजर में, और ये क्लोजिंग लायबिलिटीज में, ठीक है। तो इन्वेंट्री के लेजर में 197.2 आया क्रेडिटर्स में से, वर्किंग नंबर 1 बताना है एग्जामिनर को कहां से आया ये, ठीक है। और क्लोजिंग यहां पर लिखो क्रेडिटर्स कैंटीन 55.2, ठीक है। अब इसको आप टिक कर सकते हैं, ओके। अब इधर इसने, हम जाने लगे उधर, तो इसने कहा जरा आना भाई जी, बेटा ये ले गए बेटा, नेट करना था ना इसको जी। अच्छा जी, इसने कहा भाई रुको रुको, फिक्स एसेट में जाके फंस जाओगे, इधर आओ पहले, ये इधर जो काम हो रहा है वो तो करते जाओ, ट्रेडिंग का काम तो खत्म कर लो। हमने कहा क्या मसला है, आपकी मतलूबा फिगर अब मैसर बोले 212.9, ये चला जाएगा ट्रेडिंग एक्टिविटी में, और ये क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स में चला जाएगा, ठीक है। तो 212.9 और इधर आकर कैंटीन स्टॉक इन्वेंट्री, सॉरी इन्वेंट्री एक ही बात है वैसे, लेकिन जो लिखा हो बेहतर होता है वही लिखो। इन्वेंट्री कैंटीन 39.5, ठीक है जी। अब ये भी टिक हो गया, ठीक है। चले वापस उसके बाद में आएंगे, चलो आगे। क्लोजिंग ये मैं निकाल देता हूं 3156, ये क्लोजिंग कॉस्ट है। क्लोजिंग आज देखो क्लोजिंग बैलेंसिंग निकल रहा है एसेट का, सुभान अल्लाह जी। क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताओ 277.72। अब इधर देखो भाई, ये क्लोजिंग, इसमें से जो एक्सपेंस था वो प्रॉफिट एंड लॉस में ऑलरेडी जा चुका है, ऐसा ही है ना। इन दोनों लेजर्स में से प्रॉफिट एंड लॉस वाला आइटम तो सिर्फ ये था, चला गया है ना। अब बाकी तो क्लोजिंग है जो बैलेंस शीट में जाने हैं, तो कॉस्ट और एक्यूमुलेशन अलग अलग लिखने की बजाय जगह बचाओ, बुक वैल्यू लिख लो। वैसे तो अगर इधर इतनी जगह भी ना होती, आज बन गई, मैं एक और नोट बनाता, उसके अंदर इन सबको नेट करके एक ही फिगर ले जाता, पीपी ही जाता है ना वैसे तो, ठीक है। लेकिन चलो पहला सवाल है, तो क्लब हाउस एंड कोर्स है ना जी 3156, कॉस्ट में तो लैंड पड़ा ही रहेगा ना, ठीक है। सिर्फ डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए इसको अलग किया था, तो क्लोजिंग कॉस्ट 3156 माइनस क्लोजिंग एक्यूमुलेशन 277.72, ये सही नहीं है,
ये तो लिखने तो पहले जी। 2878.28 अच्छा शुरू से लिखते हैं 2878.28। अच्छा इधर ना आपने ऐसे लिख लेना है। वर्किंग नंबर कौन सा है, कॉस्ट की वर्किंग कौन सी है सर, खुद देखे ना 6 और 7। बड़ी मेहरबानी आपने बताया, ये ऐसे लिख लेना। अब मैं एक के ऊपर लिख रहा हूं, बाकियों पे जगह नहीं है मैं लिखूं, ठीक है, रेफर कर देना है। ओके नेक्स्ट आगे बढ़े, आगे बढ़े। मेरे वाला काम मैं खुद कर लेता हूं, मुश्किल काम मैं किया करता हूं, आपको पता है हमेशा मुश्किल कैलकुलेशंस हो मुझे शौक ही बड़ा, मतलब मेरी हॉबी है मुश्किल कैलकुलेशन ऐसे करना। ये जी ये मैंने कर दिया। अब अगला काम आप कर दें। डबल टू 1.2 ये क्लोजिंग्स हैं, ये क्लोजिंग्स ले आओ इधर। FNF है, क्लोजिंग कॉस्ट बताएं 552, यानी ये कॉस्ट वाले लेजर पहले दोनों बनाने की भी जरूरत नहीं थी, खैर चलो बनाए हमने। माइनस 2 to 1.2 330.8, ठीक है, फिर भी बहुत सारे सिफर बच गए हैं हमें, ठीक है ना जी। उसके बाद 1207 आसान कैलकुलेशन तो आप ही करते होते हैं। क्लोजिंग जी 739.4। ये सिर्फ अब क्लैरिकल काम ही था, इतना टाइम लग गया हमें, ठीक है जी। कोर्स इक्विपमेंट जरा जगह तंग है जी, बोलें 1207 माइनस 730.4 467.6। भाई गुस्सा कर गया, कैलकुलेटर निकाल लिया इसने तराख तराख जी। हाँ जी ये सारे लेजर तो हो गए, अभी कुछ लेजर इधर भी पड़े हैं, भूल न जाना उनको, जगह नहीं बची थी। 12 और 13 भी आपके अपने ही हैं, पराए नहीं हैं। बैलेंसिंग गेन आ गया जी, इधर गेन जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, कितना है 8.8 जी। बाकी इसका क्लोजिंग तो कोई होता नहीं है, तो ये बस 8.8 का गेन है, तो यहां पे आ जाएगा गेन ऑन डिस्पोजल। वर्किंग नंबर 12 8.8, ठीक है जी। उसके बाद इंश्योरेंस एक्सपेंस का लेजर है, इसमें एक्सपेंस की फिगर बैलेंसिंग आ गई इस तरफ आज 54, महज एक हसीन इत्तेफाक, नीचे भी 54 पड़ा है, ठीक है। ये एक्सपेंस की फिगर चली जाएगी इनकम एक्सपेंडिचर में, ये क्लोजिंग प्री पेमेंट बन जाएगी लायबिलिटीज में, हद हो गई, प्री पेमेंट एसेट में आता है जी। इंश्योरेंस एक्सपेंस वर्किंग नंबर 13 में निकाला आपने 54, और प्री पेड इंश्योरेंस भी 54 है, और ये भी सवाल में गिवन नहीं थी आज, ये वर्किंग 13 में आपने, ठीक है ओके। लो जी अब रह गया सिर्फ एक काम, और वो है ट्रेडिंग अकाउंट जी। जीपी 118.5 39.6। अब इधर देखो भाई, यहां से आगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 5-7 मिनट में तसल्ली से समझाऊंगा, है इंट्रो वाला, लेकिन मुझे पता है फिर कितनों को पता होना है। तो इंट्रो में फाइनल अकाउंट्स किया था ना, वो फाइनल अकाउंट्स के अंदर, ये नई वालों के लिए मैं करवा रहा हूं, वरना करवाता ही ना, ठीक है ना सही बताया करें कि किया हो या नहीं, मैंने तो करवाना ही है। अच्छा आप देखें, नेट प्रॉफिट है, और ये नेट प्रॉफिट बिफोर बोनस है, बिफोर बोनस टू मैनेजर। लेस होना है इसमें से बोनस जो मैनेजर को देना है, और इसको लेस करने से जो आंसर आना है वो फिर होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर बोनस, जिसको फिर हम ले जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक है। बस इतना सा काम रह गया सवाल में। अब एक मसला होता है, वो क्या होता है वो पहले देखते हैं इधर। यह है सिनेरियो 1, नॉर्मल, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ बोनस ऑफ 20% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर बोनस। सवाल में क्या लिखा है वो मत देखो, पहले यहां देखो। यहां तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। ये 39.6 नजर आ रहा है ना। अब सवाल में अगर एडजस्टमेंट ऐसे लिखी हो, सवाल में अगर एडजस्टमेंट ऐसे लिखी हो, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ बोनस ऑफ 20% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर बोनस, तो ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है मेरे ख्याल से। हम तो क्या कहेंगे सिंपली, अच्छा जी 39.6 का 20% ये मैनेजर का बोनस है, कितना बनता है 7.9, बस 9, ठीक है। ये कौन सा सही वाला सवाल है, अच्छा जी बोनस बाद 31.68 7, अच्छा ऊपर जो 9 लिखा हुआ। अब सुनो,
ये कब है? ये तो वो है जो इंट्रो में भी शायद आपको आसान लगती हो एडजस्टमेंट, कि प्रॉफिट बिफोर बोनस आपके पास है और सवाल कह रहा है कि मैनेजर को हमने 20% ऑफ द प्रॉफिट देना है बिफोर बोनस। तो प्रॉफिट बिफोर बोनस कौन सा है? 39.6। इस पे लगाओ 20%, 2 बोनस हो, चलो अल्लाह खैर चलो, ठीक है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, ये 39.6 पे पहुंच जाते हैं और फिर सवाल लिखता है मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ बोनस ऑफ 20% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर बोनस। यानी वो ये कह रहा है कि हमें इस बोनस का 20% मैनेजर को देना है, जो कि ये आएगा। तो सवाल हो गया, देखो ये सूरत हाल है, बात समझे हो? वो क्या कह रहा है, 20% इस पे नहीं लगाना, 20% लगाना है जो उसके बाद वाली फिगर ने आना है। हद हो गई यार। तो अब देखो करना क्या है, इधर देखो, हम इसको जरा थोड़ी देर के देखना, जरा इसको अज्यूम कर लेते हैं x, ठीक है। तो 20% ऑफ x क्या बनेगा? 0.2x बनेगा। ये लॉन्ग कट है, ये इसलिए करवा रहा हूं कि अगर कभी भूल जाओगे फॉर्मूला, जो अभी फॉर्मूला लिखवाऊंगा, एक फॉर्मूला छोटा सा, सब काम हो जाएगा, लेकिन फिलहाल लॉन्ग कट कॉन्सेप्ट के लिए। तो 0.2x ये माइनस होगा ना, तो ऊपर क्या पड़ा हुआ है 39.6। अब इससे आपकी वो QM वाली, QM तो पढ़ा ही होगा, वो QM वाली, अच्छा QM जिन्होंने नहीं पढ़ा उनका एग्जाम्प्ट होगा, एग्जाम्प्ट होगा तो रियाजी पढ़ी होगी, इक्वेशन बनानी, ठीक है। अब इक्वेशन बन गई है, रियाजी नहीं पढ़ी तो फिर QM जरूर पढ़ी होगी, QM पढ़ी होगी तो ये किया होगा, माफी नहीं है लेकिन मैं फिर करवा रहा हूं, इक्वेशन बन गई है सिंपल। वो कह रहे हैं जी 39.6 माइनस 0.2x इज इक्वल टू x होता है। अब x के लिए इसको सॉल्व करें और भेज दिया, बस सॉल्व कर दो। सर ये भी हमें नहीं पता भाई, 0.2x इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 0.2x 1.2x हो जाएगा, x इधर रह जाएगा, 39.6 को डिवाइड करोगे 1.2 से, हद हो गई 33। अब ये 33 जो है ये हमने निकाला है प्रॉफिट आफ्टर बोनस। ये हमने देखो कैलकुलेट किया कितना जी, ये इस वर्किंग से निकला है बड़ी मुश्किल से। अब जब ये निकल आया तो हमने कहा चलो जी इस 33 का 20% कितना बनता है 6.6, ये दे दो मैनेजर को। और देखो सही भी निकला है, पता लग गया ना, 39.6 में से 6.6 माइनस 33 आता है, ठीक है ना। लेकिन इतना टाइम पर्चे में नहीं होता कि ये सारा काम करें, ये लॉन्ग कट है। ये तब है जब फॉर्मूला भूल जाओ। एक छोटा सा फॉर्मूला लिखो क्या, बाद में नोट कर लेना। फॉर्मूला क्या है, अगर तो बोनस निकालना था सिंपल वाला, तो हमने क्या कहा था, प्रॉफिट बिफोर बोनस पे रेट लगा दो। लेकिन अगर कभी वो यूं कह दे कि बोनस की परसेंटेज लगाओ उस प्रॉफिट पे जो बोनस के बाद वाला होना है, तो फॉर्मूला कुछ ऐसे होगा। बोनस कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर बोनस, जो प्रॉफिट पड़ा है बस वही पकड़ो, नेट प्रॉफिट बिफोर बोनस इनटू बोनस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस बोनस परसेंटेज। ये फॉर्मूला नहीं लगाना तो फिर लॉजिक दे दिया वैसे किए जाना हमेशा, ठीक है। अब चेक करते हैं, ये लॉन्ग कट जो है ना, ये लॉन्ग कट और ये शॉर्ट कट, इनके दरमियान में और है, ठीक है। अब और की तरफ आ गए, बोनस जी मैंने फॉर्मूला देख लिया जी, फॉर्मूला मुझे आता है जी, प्रॉफिट बिफोर बोनस पर 20 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर बताओ जरा भाई। ये पेन चेंज कर देना भाई साकिब, 120 जी 6.6, देखो डायरेक्ट आ गया 6.6, ठीक है। ये फॉर्मूला से आ गया और यहां पे हमारे पास 33 बच गया। ये हमारे सवाल का सिनेरियो था। तो इसकी ये तस्वीर आप इकट्ठी खींच लें आप बेशक, ठीक है। देखें जी, एक तो है नॉर्मल सिनेरियो कि इसी प्रॉफिट की परसेंटेज चाहिए होगी, तो आसान है। लेकिन कभी जो यूं कह दे कि परसेंटेज लगाओ उस प्रॉफिट पे जो भी हमारे सामने ही नहीं है, तो या तो लॉन्ग कट करके ये काम करो या फिर शॉर्टकट आपके सामने, ठीक है। तैयार जाओ। भाई उधर ले जाएं, आमिर भाई इधर क्या कर रहे हैं आप, आपको किसने कहा इधर लाएं, तस्वीर वो उधर बनाने लगे हैं आप। मतलब आमिर भाई आपने कब से फॉलो करना शुरू कर दिया मुझे, हद हो गई यार। बच्चों ने तस्वीर बनानी थी, आप देखो वो लेट कर रहे हैं। अब ऐसे ऐसे ना करें, मुझे पता है अब मैंने भी उधर ही जाना है, इधर नहीं लाना। चलें जी, आ जाएं। अच्छा बच्चों, अब ये हमारे सवाल का केस था, बल्कि वापस आए मैं सवाल में केस तो पढ़ा दूं। ये तो हो गया ना, पूरी बात हो गई, ठीक है। ऐसे इंट्रो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ा। कैंटीन मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ बोनस इक्वल टू 20% ऑफ कैंटीन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग हिज बोनस। ये मुसीबत थी असल में। तो यहां तक तो हम पहुंच चुके थे, ठीक है। अब सवाल में क्या करेंगे, इसी प्रॉफिट को पकड़ लेंगे 39.6, इसको बोनस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस बोनस परसेंटेज कर देंगे
और ये आ जाएगा। अब मेरा पहला सवाल, क्या ये बोनस हमने पे कर दिया है इसको? अगर पे किया होता तो रिसीट पेमेंट में नजर आता। वो कह रहा है कि वो एंटाइटल हो जाएगा, अभी पेमेंट नहीं की तो इसलिए डबल एंट्री में कैश रिसीट पेमेंट में क्रेडिट नहीं हो रहा, पेएबल क्रेडिट होगा। डबल एंट्री तो करनी है ना, ये हमने अभी अभी निकाला तो पूरी एंट्री करो। बोनस एक्सपेंस डेबिट, जहां होना था वहां कर दिया। बोनस एक्सपेंस डेबिट, बोनस पेएबल क्रेडिट। ठीक है, इसको रिक्वायरमेंट ए से कह दो कि हमने वहां से निकाला है 6.6। ठीक है, चाहिए चले, यही है बस, और तो कुछ नहीं, ऊपर कुछ नहीं छोड़ा हुआ। ठीक है जी, और ये प्रॉफिट अब कहां चला जाएगा? ये प्रॉफिट इनकम एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग या कैंटीन प्रॉफिट, कुछ भी लिख लें, वर्किंग नहीं है, रिक्वायरमेंट है 33। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहां से रिकॉर्डिंग शुरू करनी है भाई, नोट कर लें। चले जी, अब टोटल्स जल्दी से। 39.5, 33.3 और यहां पर 153.38। जरा चेक करें जी, 2-3 बच्चे इसकी गवाही दे दें। यही सरप्लस आया है, डेफिसिट तो नहीं है, सरप्लस है ना? जी चेक करें जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है। 2-3 तो आवाजें और आ जाएं, एक लिखने वाला उस्ताद और एक कैलकुलेशन करने वाला कम है भाई, 3-4 आवाजें आया करें प्लीज। यही है, क्लियर? पक्का? इधर ले आओ। सोल्यूशन में ये है तो ये कोई गारंटी नहीं है भाई, मैं बता रहा हूं, कई सवाल ऐसे आएंगे आपकी जिंदगी में, सोल्यूशन कुछ और होगा। हमने तो कभी देखा नहीं इस तरह से जाके, तो जरा ध्यान किया करें। ओके, अब ये निकाल लेंगे, देखते हैं बाद में। फिलहाल अच्छा बाकी सभी हो गया, रह यही गया। अब मसला आता है, मसला ये का वर्किंग नहीं करनी। अब आपके पास ब्रैकेट में खुली जगह है, मेरे पास कोई नहीं, इसलिए मैं प्लस माइनस सिर्फ बोलूंगा, आप कैलकुलेटर पे करते जाएं। ठीक है, सब ओपनिंग जनरल फंड निकालना है ना। इधर देखो, मैं ये सारे ओपनिंग्स ना एंड सर्कल कर रहा हूं। ये ओपनिंग एसेट है, ये ओपनिंग एसेट है, ये ओपनिंग लायबिलिटी है, ये ओपनिंग लायबिलिटी है, ये ओपनिंग लायबिलिटी है, ओपनिंग लायबिलिटी है, ओपनिंग एसेट, लाइक लायबिलिटी, एसेट लाइक लायबिलिटी, माइनस कर देंगे ना, एसेट लाइक लायबिलिटी। अब मैं ब्रैकेट में ये थोड़ा ही सारा कुछ लिखने लगा हूं, ये तो आप लिखेंगे और फिर टोटल बताएंगे। जेड़े 2 रह गए ने, 2 नहीं, एक ही है, एक ही है। तो इसीलिए कल कहा था सवाल वाले ओपनिंग क्लोजिंग उठाकर मत जनरल फंड का ओपनिंग निकालना, क्योंकि सवाल में सारे नहीं भी पड़े होते। देखो एडजस्टमेंट से एक ओपनिंग निकला है। ठीक है, अब सब बच्चे कैलकुलेटर हाथ में रखेंगे, लेकिन मैं यहां फिगर सारी लिख नहीं रहा, आगे मैं डैश डैश कर दूंगा। ठीक है ना, ये आगे कैश एंड बैंक, बोलो सही है। अब तरतीब से चल रहे हैं, जो लेजर की तरतीब हमारे सामने है बस उसी पे चल पड़े। ठीक है जी, ये कैश एंड बैंक आ गया, ये एसेट है प्लस 55.2। अब आगे मैंने ऐसे डॉट डॉट कर दिया। ठीक है ना, अब बाकी अब आपने कैलकुलेटर पे करते जाना है। ओके, मैं लिखवा रहा हूं। ठीक है, प्लस 55.2 प्लस 15.8, लॉजिकली समझ भी आ रही हो तो, वरना रोके ना। प्लस 15.8 माइनस 55.2 माइनस 3.9, हर लायबिलिटी माइनस हो रही है, माइनस 3.2 माइनस 71 प्लस 3156 माइनस 214.6 प्लस 552 माइनस 166 प्लस 1262 माइनस 542 प्लस 36। कोई रह तो नहीं गया? 4178.9। दीवार भी गिर गई कच्चे मकान की। जी भाई साहब, ये ब्रैकेट में ही लिख लिया ना आपने सारा, वर्किंग से जान छूट की, टाइम बच जाता है। ठीक है, लेकिन देखो लेजर कौन से, ये ओपनिंग कौन से उठाए, जो सवाल में गिवन थे वो कंप्लीट नहीं होते, कंफर्म नहीं होता। सवाल पूरा होने पर वो एडजस्टमेंट में से भी कुछ लेजर बनते हैं, उनको ओपनिंग, जैसे अब इंश्योरेंस का आ रहा था पता ही नहीं लग रहा था। ठीक है, इसलिए अपने लेजर से ओपनिंग उठाएंगे। ओके जी, 433.28 लेक्स जी, इन सबको टोटल, बाकी इसके अंदर बाकी 4 को टोटल 5 को करें 39. अल्लाह करे बराबर हो जाए जी। इन सबको टोटल करें, नहीं डराएं तो ना, सारे सवाल मैं तो रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लिया, दूसरी क्लास ही कहेगी बैलेंस ही नहीं हुआ। 39.38 बच्चों ने कहना हमें गोली गोली करा के भेज दिया था, देखा हमसे भी घर में बैलेंस नहीं होना था, हो गया जी। ठीक है, मुबारक खां। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना आपका होमवर्क। अच्छा जी, पहले उधर से तस्वीर बना लें जी, पहले वो वाली तस्वीर बना लें।
उधर से तस्वीर बना लें जी सारे बच्चे। हाइब्रिड वालों भाई 2 मिनट नहीं 1 मिनट 30 सेकंड बाद कैमरा इधर आ रहा है, जिसने तस्वीर बनानी है बना ले। वो फर्क किसी ने नहीं डाला ना, फिर आपने कहना था कोई गलती होगी, पॉइंट्स का फर्क इधर उधर हो गया, अब सर में गोली करा रहे हैं इसलिए मैंने पॉइंट्स लगाए। सर उड़ा देते हैं इसका जी। आ जाए इधर, अब नहीं तस्वीर बनाई किसी ने तो उसका कसूर है। क्यों नहीं, क्यों क्यों इतनी देर लगा रहे हैं? ले आए आमिर भाई, ले आए, सुते रहने ने। हाइब्रिड गर्ल्स खास तौर पे जल्दी से पिक्चर ले लिया करें वहां पे। अच्छा जी, उसके बाद अगर किसी ने पिक्चर लेनी है तो ये वाली भी ले लें, किसी की रह गई हो। अब कहां मैं चुपूं, कहां मैं चुपूं? वैसे हूं तो स्मार्ट सही, लेकिन उसके बाद ये वर्किंग्स भी हमारे सवाल का हिस्सा थी, सिर्फ 12 और 13। नीचे वाली वर्किंग्स तो मैंने करवाई नहीं, शॉर्टकट था। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो नेक्स्ट क्वेश्चन एक टफ क्वेश्चन है यार, रह गई है तो फिर मैं की करा, मैंने दसो जी बच्चों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक टफ क्वेश्चन है। मैं भी कल वो वाला करवाऊं या वो परसों करवाऊं और कल को और करवाऊं, लेकिन वो मुझे खुद करवाना पड़ेगा। हाँ, अनलेस के आप लोग कहोगे नहीं जी नहीं हमने तो कर, लेकिन अनलेस में भी मैं जरूर करवाऊंगा। वो जरा अच्छा सवाल है, करंट नॉन करंट भी अलग करना है, उसमें एक्रूवल के ऊपर सारा भरा पड़ा है, समझो ठीक है। बड़ा मजे का सवाल है, सी व्यू क्वेश्चन नंबर 9। तो यही होमवर्क में है, टफ क्वेश्चन है, लेकिन जितना हो सके वो कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट गुस्सा दिखाना शुरू कर चुकी है इस सवाल में। उसके बाद कोई ओपनिंग क्लोजिंग गिवन नहीं है, सारे ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्टमेंट में से निकलने हैं, ठीक है। शायद ओपनिंग निकले ही ना, शायद इस वजह से कि इसी साल में काम शुरू कर रहे हो, तो ध्यान से सवाल पढ़ लेना, ट्राई करना। जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।